हेलो स्टूडेंट्स, निम्बस आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो आपके 2 से लेके 14 ऑफ अक्टूबर के बीच में रहे हैं। यानी कि हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड ही जो करंट अफेयर्स हैं उनकी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और किस तरह से आपके एग्जाम्स के साथ ये रेलेवेंस हो जाती है, इसकी किस तरह से जुड़े हुए हैं उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। यानी कि हम देखेंगे दैट 2 से लेके 14 ऑफ अक्टूबर के बीच में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स रहे हैं स्टूडेंट्स, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हो सकते हैं। चाहे आप प्री की बात कर लीजिए, चाहे आप मेंस की बात कर लीजिए, चाहे फिर आप पर्सनैलिटी इंटरव्यू या फिर जो भी आप कहते हैं उस पर्सनैलिटी टेस्ट की बात कर लीजिए, उस लिहाज से ये करंट अफेयर आपके लिए जरूरी हो जाते हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस डिस्कशन को और जानते हैं सबसे पहला करंट अफेयर हमारे पास कौन सा होगा। यानी कि रिसेंटली आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो यस, सबसे पहली न्यूज जो हम लोगों को यहां से देखने को मिलेगी वो हो जाती है लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट बिल। स्टूडेंट्स देखिए, रिसेंटली क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उन्होंने एक रेवेन्यू अमेंडमेंट बिल जो है 2023 इसको इंट्रोड्यूस किया। इस बिल में क्या कुछ उन्होंने किया ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। GS3 के सेक्शन से जो है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जानते हैं कि क्या इसकी रेलेवेंस है और क्या क्या इसके प्रोविजन जो है वो सरकार ने दिए हैं और क्यों दिए हुए हैं, ये भी देखते हैं। तो अगर इस न्यूज की हाइलाइट्स की बात की जाए तो स्टूडेंट्स, इस रेवेन्यू अमेंडमेंट बिल 2023 में सरकार ने कहा है कि क्या करना है कि जितने भी हमारे ये रेवेन्यू केसेस हैं उन सभी रेवेन्यू केसेस को, चाहे फिर वो आपके नए रेवेन्यू केसेस हों या फिर जो पेंडिंग हमारे हैं, ज्यादातर यहाँ पे तवज्जो दी गई है जो पेंडिंग केसेस हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो सरकार ने कहा है जितने भी ये रेवेन्यू पेंडिंग रेवेन्यू केसेस हैं उनको हम लोगों ने एक बाउंड मैनर में, यानी कि टाइम बाउंड मैनर में जो है डिस्पोज करना है, इनको यहाँ पे कंप्लीट करना है, रिड्यूस करना है। जितने भी पेडेंसी हैं हमारे पास 1000 ऑफ केसेस की, उन सभी को क्या करना है, हम लोगों ने कम करना है। अब ये न्यूज आपके एग्जाम लिहाज से क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे इस अमेंडमेंट को 69 ईयर्स के बाद किया गया है, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक एक मूव आप कह सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे स्टूडेंट्स दैट जो करंट स्टेटस की अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में 22,786 केसेस जो हैं म्यूटेशन के हैं, 27,127 केस डिमार्केशन के हम लोगों को देखने को मिलेंगे, और 25,704 जो हैं ये पार्टीशन के केसेस अभी भी सरकार के पास पेंडिंग में हैं। तो इतने सारे केसेस को यहाँ पे टाइम बाउंड में इनका डिस्पोजल करने के लिए, इनको टाइम बाउंड में जो है कंप्लीट करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है, जो आपका 69 ईयर्स के बाद लिया गया है। देखिए, इस बिल में बोला गया है कि जो तहसीलदार होंगे उन तहसीलदार को क्या करना पड़ेगा, 6 महीनों के अंदर जो है जितने भी ये केसेस हैं इन सभी केसेस को सेटल करना पड़ेगा। हालांकि ये जो टाइम पीरियड, ये जो अवधि है समय की, इस अवधि को 3 महीने जो है वो अगेन फर्दर जो है इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सरकार ने बोला है 6 महीने, या फिर इस 6 महीने को 3 महीने और रख लीजिए आप, यानी कि 9 महीनों के अंदर जो है ये केसेस जो हैं, जितने भी ये पेंडिंग केसेस हैं, इन सभी केसेस को क्या करना है, सेटल करना है। ये सरकार ने इस रेवेन्यू लॉ के अकॉर्डिंग जो था, इस रेवेन्यू बिल के अकॉर्डिंग जो है ये बताया है। उसके साथ साथ इस बिल में एक और अमेंडमेंट जो है वो की गई है, जो आपकी रिलेटेड है स्टैंप ड्यूटी से। स्टैंप ड्यूटी की अगर बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा वुमेन्स को भी एम्पावर करने की यहाँ पे कोशिश की गई है। क्योंकि आप देखेंगे तो बोला गया है कि अगर मान लीजिए कोई वुमेन है, वो किसी एक प्रॉपर्टी को रजिस्टर करती हैं, तो उस केस में अगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो आपकी 80 लाख है, तो उस केस में जो स्टैंप ड्यूटी है वो सिर्फ लगभग सिर्फ और सिर्फ 4% की स्टैंप ड्यूटी जो है वो लगेगी ऑन द रजिस्ट्रेशन और द परचेज ऑफ द न्यू प्रॉपर्टी, जो उसकी वैल्यू 80 लाख तक है, वुमेन्स के लिए रखा है। लेकिन अगर वुमेन्स के नाम पे भी अगर आपने 80 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी को यहाँ पे लेना है तो आपकी स्टैंप ड्यूटी 8% हो जाएगी, जो कि मैन के केस में ऑलरेडी ही है कि अगर आप 50 लाख तक की प्रॉपर्टी को रजिस्टर करते हैं, परचेज करते हैं, उस केस में 8% की स्टैंप ड्यूटी जो है ये
रखी गई है। तो एक ऐतिहासिक मूव है बिल्कुल। रेवेन्यू अमेंडमेंट बिल जो है आपसे पूछा जा सकता है, तो किस तरह से वुमेन्स को थोड़ा सा एम्पावर कर रहा है ये, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। और ऐतिहासिक क्यों है ये मूव और क्या इससे फायदा होगा, ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए। तो ये पेंडिंग केसेस को थोड़ा सा, ये फैक्ट जो है ये आप याद रखिएगा, चाहे मेंस के लिए, चाहे फिर आपका जो पर्सनैलिटी इंटरव्यू होगा या पर्सनैलिटी टेस्ट होगा उस पीटी के लिए जो है आप लोगों को इसके लिए तैयार रहना है। ठीक, चलिए अब देखते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज। स्टूडेंट्स, जो सेकंड न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी वो यहाँ पे यू कैन से हिम उन्नति योजना के बारे में यहाँ पे कहा गया है। लेकिन इस हिम उन्नति योजना को समझने से पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट जो है स्टूडेंट्स, दे आर प्लानिंग, हमारी जो राज्य सरकार है वो प्लान कर रही है कि हम लोगों ने क्या करना है, हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर इकोनॉमी को यहाँ पे हम लोगों ने प्रमोट करना है, डेवलप करना है। यानी कि इकोनॉमी आप देखेंगे तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी या फिर यू कैन से जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसको प्रमोट करना है सरकार ने। सरकार ने ये सोचा है कि हम ऐसा करेंगे कुछ कि एग्रीकल्चर को के थ्रू जो है इस इकोनॉमी को हम बूस्ट अप करेंगे। तो आप लोगों को ये न्यूज़ पता होने से पहले इस एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या करंट सिनेरियो आपको एग्रीकल्चर में देखने को मिलेगा और किस तरह से फिर ये जो हिम उन्नति योजना है ये इस एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को बनाने में आपको मददगार साबित होगी, किस तरह से आपको ये चीज देखने को मिलेगी। तो पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। एग्रीकल्चर को देखिए, एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर के बारे में आपने थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया ये रखना है दैट अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 70% जो जनता है स्टूडेंट्स, उसकी जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है वो आपका एग्रीकल्चर से देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ जो स्टेट का जीडीपी आपको देखने को मिलेगा तो उसका लगभग 13% जो है ये आपका सीधा सीधा सा एग्रीकल्चर से होता है। और अगर हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर की बात की जाए स्टूडेंट्स तो यस 9.97 लाख के अकॉर्डिंग जो है इतने फार्मर्स फैमिलीज जो हैं हम लोगों को देखने को मिलेंगी। और ये जो 9.97 लाख जो फार्मर हैं, किसान फैमिलीज हैं, ये यहाँ पे खेती करते हैं 9.44 लाख हेक्टेयर लैंड के ऊपर। लेकिन इन किसानों की अगर बात की जाए तो इन किसानों में आप देखें दैट 88.66% जो हमारे किसान हैं दे आर मार्जिनल हैं, ये छोटे हैं और उसके साथ साथ स्मॉल कैटेगरीज के हैं। यानी कि 88% जो किसान हैं ये मार्जिनल और स्मॉल में आते हैं। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो 10.84% यानी कि 10.84% के जो किसान हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे यहाँ पे मिडिल कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और उसके साथ अगर हम बात करें तो मात्र 0.30% जो है ये हम लोगों को यहाँ पे बिग फार्मर्स देखने को मिलते हैं। तो आप देख रहे हैं दैट किस तरह से एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो जो किसानों का यहाँ पे कैटेगराइजेशन है वो कितना डाइवर्स हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इन सभी के वेलफेयर के लिए सरकार ने क्या किया है स्टूडेंट्स, सरकार ने वेरियस स्कीम्स जो हैं वो स्कीम्स यहाँ पे लॉन्च की हैं। ठीक है जी। और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश को एग्रीकल्चर इकोनॉमी बनाने के लिए भी उन्होंने अलग अलग कदम जो हैं वो उठाए हैं, जिसमें से एक कदम है आपका हिम उन्नति योजना, जो रिसेंटली न्यूज में था और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो इस हिम उन्नति योजना की बात करते हैं, जानते हैं इसके बारे में क्या कुछ इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। तो देखिएगा जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का, आप देख पा रहे होंगे, तो सरकार ने लक्ष्य दिया है कि मेन ऑब्जेक्टिव हमारा रहेगा कि फार्मर्स की जो इनकम है उसको हमने डबल करना है। ऑब्वियसली एग्रीकल्चर इकोनॉमी अगर आपको बनाना है तो किसानों का उत्थान, किसानों का जो अपलिफ्टमेंट है वो नेसेसरी है, वो मस्ट है, वो हम लोगों को करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत डाइवर्स है स्टूडेंट्स। तो मात्र 0.30% जो आपके किसान हैं उनके पास बिग लैंड होल्डिंग्स हैं, 88 हमारे मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं, तो उनकी अपलिफ्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। 70% का एम्प्लॉयमेंट है यहाँ से। तो इस स्कीम के अंतर्गत हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लगभग 2600 के तकरीबन क्लस्टर्स जो हैं दे आर क्रिएटेड, इनको बनाया जाएगा। और इन क्लस्टर्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एग्रीकल्चर क्लस्टर जो है ये क्रिएट किए जाएंगे स्टूडेंट्स, जिसमें से आप देखेंगे तो 1200, इनमें से 2600 में से जो 1200 के लगभग क्लस्टर्स हैं वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा बनाए जाएंगे। और उसके साथ साथ
जो आपके 1100 के लगभग क्लस्टर्स होंगे वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के लिए हम लोगों ने यहाँ पे रखे हैं, उनको यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। उसके साथ आप ध्यान देंगे दैट इस स्कीम के अंतर्गत हमने 1239 पैकेजेस जो हैं मिनिमम 40 बीघा ऑफ कल्टीवेबल लैंड जो है इसको आइडेंटिफाई हम लोगों ने किया है, जहां पे हमने क्या करना है, एक इंटेग्रेटेड डेवलपमेंट करनी है किसकी, एग्रीकल्चर की, और उसके साथ साथ उनके अलाइड एरियाज की भी। स्टूडेंट इस स्कीम के अंतर्गत आप पाएंगे दैट इस स्टेट को यहाँ पे सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, अगर हम बात करें तो सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, कदम उठाया है कि हम लोगों को जो क्वालिटी सीड्स होते हैं ना, उन क्वालिटी सीड्स को हम लोगों को किसी और राज्य से ना मंगवाना पड़े, तो क्वालिटी सीड्स के थ्रू जो है हम लोग अपने राज्य को सेल्फ रिलायंट बनाना है हम लोगों ने, ताकि जो डिपेंडेंसी है हमारी सीड परचेज के ऊपर नेबरिंग स्टेट से, उसको कम किया जाए। तो उसके लिए सरकार ने 1.28 करोड़ जो है 2023-2024 के लिए जो था यहाँ पे रखा था फॉर द रैशनलाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट फार्म्स ऑफ द स्टेट। उसके बाद देखेंगे स्टूडेंट्स दैट इस हिम उन्नति योजना के अंतर्गत ही सरकार ने एग्रीकल्चर के अंदर कुछ एक साइंटिफिक मेथड्स और एग्रीकल्चर में जो यू कैन से एग्रीकल्चर में जो साइंटिफिक मेथड्स को बूस्ट करने के लिए सरकार ने क्या किया है स्टूडेंट्स, हमारे पास 11 सॉइल, 3 फर्टिलाइजर, 3 सीड्स और 2 बायो फर्टिलाइजर टेस्टिंग लैब्स जो हैं यहाँ पे कंडक्ट की जा रही हैं, ऑपरेशनल जो हैं हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके सामने हिम उन्नति योजना। और यस मेंस के लिए सीधा सीधा सा जो है आपको स्टूडेंट्स याद रखना है दैट हाउ द गवर्नमेंट कैन प्रमोट द एग्रीकल्चरिस्ट इकोनॉमी, किस तरह से सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर इकोनॉमी को प्रमोट कर रही है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने अपने आंसर्स में इसकी बैकग्राउंड देनी है कि एग्रीकल्चर की क्या महत्वता है, क्या इंपॉर्टेंस है, और उसके साथ साथ आप एक ये स्कीम्स जो हैं इसको जरूर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और उसके साथ साथ एक आधी स्कीम जो है और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके इकोनॉमिक सर्वे से। बट दिस स्कीम वाज इन अंडर द न्यूज, तो इसलिए जो है यहाँ पे इसको डिस्कस किया जा रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा, तो ध्यान देना है आप लोगों ने। ठीक है जी, यहाँ पे नंबर ऑफ क्लस्टर्स यानी कि क्या किया जाएगा, जब भी यहाँ पे किसी प्लेस की जियोग्राफिकल कंडीशंस को, उसके एनवायरनमेंट को, उसकी सॉइल को जब टेस्ट कर लिया जाएगा, आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, तो वहां पे नंबर ऑफ क्लस्टर्स जो हैं वो बनाए जाएंगे, तकरीबन 2600 क्लस्टर जो हैं वो यहाँ पे क्रिएट किए जाएंगे। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। तीसरी न्यूज हमारे सामने हम लोगों को देखने को मिलेगी स्टूडेंट्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, क्योंकि रिसेंटली हम लोगों को देखने को मिली कुछ एक ऐसी हरकतें जो एक्चुअली में होनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन यस न्यूज में था एंटी रैगिंग एक्ट 2009। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अगर इस एंटी रैगिंग की बात करें तो आइए देखते हैं कि क्या बैकग्राउंड रहा है और किस तरह से रैगिंग जो है क्या इम्पैक्ट डालती है किसी एक स्टूडेंट की थिंकिंग के ऊपर, उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर, किस तरह से जो है इस रैगिंग को रोका जा सकता है और क्या एफर्ट्स किए जा सकते हैं, वो सारी चीजें हम जानेंगे और उसके साथ साथ बैकग्राउंड देखेंगे इस एंटी रैगिंग एक्ट की। रिसेंटली देखिए क्या हुआ स्टूडेंट्स दैट 4 रैगिंग केसेस हम लोगों को देखने को मिले हिमाचल प्रदेश में विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर ही। सितंबर एंड की अगर मैं बात करूं तो लगभग 12 या 11 सितंबर से लेके आपका जो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर था उसके बीच बीच में ही हम लोगों को विद इन अ मंथ हम लोगों को 4 रैगिंग केसेस जो हैं देखने को मिले हैं। हालांकि हम बोल सकते हैं इसे हम लोगों को ये आइडिया लगता है कि इस रैगिंग के केसेस अभी भी कम नहीं होते हैं स्टूडेंट्स, तो जूनियर्स को काफी हरास यहाँ पे किया जाता है। जानेंगे क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केसेस की। तो पहला जो केस आया है स्टूडेंट्स वो आईआईटी मंडी से आया है। देखिए हुआ क्या है दैट आईआईटी मंडी में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया जिसका नाम था फ्रेशर मिक्सचर प्रोग्राम। यहाँ पे एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था स्टूडेंट्स जिसका नाम था फ्रेशर मिक्सचर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या करना था, एक इंटरेक्शन सी होनी सी फ्रेशर्स के साथ। ठीक है जी, लेकिन इस प्रोग्राम की आड़ में क्या किया, सीनियर्स ने इन जूनियर्स की यहाँ पे रैंकिंग ली, फिर बाद में इन्होंने अपने जो अथॉरिटीज हैं उनको बताया और बाद में उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई की गई, तो ये न्यूज में रहा था। फिर उसके बाद आपको दूसरा केस मिलेगा लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज जो कि मंडी नेरचौक में ही आपको देखने को मिलता है। वहां भी क्या हुआ दैट सीनियर्स ने जूनियर्स की यहाँ पे रैंकिंग ली स्टूडेंट्स।
ठीक है जी। इंट्रोडक्शन के बहाने जो था उनको उनकी रैगिंग जो है यहाँ पे की गई और उनको हरास यहाँ पे किया गया। जो थर्ड केस है, अगेन जब ये लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज में केस हुआ, उसके ठीक 2 दिन बाद आपको एक और केस देखने को मिलता है इसी कॉलेज में, लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज में ही आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सीनियर्स ने जूनियर्स को गैलरी में बुलाया और वहां पे उनको हरास किया। फिर परिजनों से जब उन्होंने बात की तो फिर बाद में अथॉरिटीज जो है वो आपकी अथॉरिटीज जो है वो थोड़ा सा अलर्ट हुई और उन्होंने यहाँ पे मीटिंग करके फिर यहाँ पे इनको सजा दी। देखेंगे क्या क्या प्रावधान है उसके किनारे। देन उसके बाद जो फोर्थ केस है, ये मेडिकल कॉलेज टांडा से हम लोगों को देखने को मिलेगा। ये वही कॉलेज है स्टूडेंट्स जहां से एंटी रैगिंग एक्ट जो है वो इनिशिएट किया गया था। देखेंगे तो मेडिकल कॉलेज टांडा से भी जो है यहाँ पे बात की गई है कि क्या किया जा रहा था। जो सीनियर्स हैं स्टूडेंट्स वो जूनियर से, देखो हुआ क्या, जब चेकिंग हो रही थी हॉस्टल्स की, जब पीरियोडिक चेकिंग जो होती है वो हो रही थी, तो जूनियर्स के रूम में से सीनियर्स की कुछ एक नोटबुक्स उनको मिली। ठीक है जी। तो फिर जूनियर्स को के ऊपर थोड़ा सा दबाव जब बनाया गया तो उन्होंने बताया कि ये सीनियर्स क्या करते हैं, हम लोगों से यहाँ पे काम करवाते हैं, जो इनका होमवर्क होता है वो काम करवाते हैं। और फिर जब अथॉरिटीज ने तत्काल मीटिंग की तो उस मीटिंग में ये जरूर बोला गया, उस मीटिंग, इसका ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट बन सकती है। तो मीटिंग में ये बोला गया कि स्टूडेंट्स के द्वारा करवाई जाए जो फोर्स्ड लेबर है, यहाँ पे ध्यान देना है आपने, उन्होंने बोला कि जो यहाँ पे फोर्स्ड लेबर करवाई जा रही है स्टूडेंट्स, उस फोर्स लेबर जो है ये भी किसके अंतर्गत आती है, ये भी रैगिंग के अंतर्गत जो है ये आती है जी। ठीक है जी। तो इसको भी आपने ध्यान में देना है। तो इन्होंने इस चीज को कहा कि ये जो है रैगिंग के अंदर ही आता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है इनको फिर बाद में सजा मिली। ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट केसेस थे जो रिसेंटली हम लोगों को देखने को मिले। जानने की कोशिश करेंगे दैट कौन कौन से ऐसे रीजंस होते हैं, कौन से ऐसे रीजंस हैं स्टूडेंट्स इस रैगिंग के पीछे, इसको थोड़ा सा हम जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहला रीजंस हम लोगों को देखने को मिलता है एंटरटेनमेंट। देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है दैट इस रैगिंग को समटाइम एक एज अ यू कैन से फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट जो है इसको कंसीडर किया जाता है। देखो क्या होता है, जब सीनियर्स जो हैं कुछ लंबे समय तक कॉलेज में जब वो रहते हैं, उस सिस्टम में जब वो रहते हैं, तो उनमें ना एक सुपीरियरिटी वाला कॉम्प्लेक्स जो है, जो सुपीरियरिटी वाली जो अथॉरिटेटिव जो ट्रेट्स है वो उनकी पर्सनैलिटी में हम लोगों को देखने को मिलता है। वो उनके अंदर एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी जो है हम लोगों को देखने को मिलती है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि अब उनके पास एक पावर है कि वो अपने से कमजोर को सुप्रेस कर सकें, और वो कमजोर इंसान जो है वो एक जूनियर होता है। तो ये भी एक बड़ा रीजन बनता है इस रैगिंग के पीछे कि इसको एक एज ए एंटरटेनमेंट जो है फिर एक सीनियर देखता है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट रीजन हम लोगों को देखने को मिलता है कि समटाइम क्या होता है कि जो सीनियर बना हुआ है वो किसी टाइम पे जूनियर भी था। तो जब वो जूनियर था तो वो विक्टिम रहा था रैगिंग का, यानी कि वो भी जो था एक रैगिंग का विक्टिम पहले रहा था। तो जो भी ब्रूटल फॉर्म ऑफ रैगिंग उसने भी झेला था, तो उसको ये लगता है कि अब उसका एक राइट हो गया है ये, कि वो भी क्या करेगा, जब कोई जूनियर आएगा तो उसके साथ भी वो सारी चीजें करेगा। और सम टाइम कॉलेजेस के अंदर अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो ये जो रैगिंग का कल्चर है वो काफी स्ट्रांग हो जाता है जब किसी कॉलेज में कोई अथॉरिटी जो है वो टाइम पे, जब कोई इशू आता है तो टाइम पे जब वो इन्वॉल्व नहीं होती, और जब इन्वॉल्व होती भी है तो किसी तरह का स्ट्रिक्ट एक्शन जो है उस अथॉरिटी के द्वारा नहीं लिया जाता, तो उस केस में भी क्या होता है, हम लोगों को यहाँ पे रैगिंग देखने को मिलती है, क्योंकि सीनियर्स को पता चल जाता है कि चलो कोई बात नहीं, ये तो होना ही है, इसका कोई इशू नहीं है। समझे मेरी बात। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट रीजंस जिसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पे रैगिंग के कुछ एक केसेस जो हैं वो स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट इज दैट कि इस रैगिंग की वजह से क्या कुछ इम्पैक्ट, क्या कुछ इफेक्ट जो है वो एक स्टूडेंट की पर्सनैलिटी के ऊपर देखने को मिलता है, यानी कि स्टूडेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है इस रैगिंग का। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा है कि जो भी विक्टिम्स होते हैं रैगिंग के, वो उनके अंदर अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम में वो लोग सफर हो जाते हैं डिप्रेशन से। कुछ एक तो आइसोलेट कर लेते हैं खुद को, कुछ एक डिमोरलाइज हो जाते हैं। डिमोरलाइजेशन जो है ये भी हम लोगों को इसकी वजह से देखने को मिलती है।
और भी बहुत सारे डेट्रीमेंटल इफेक्ट जो है हम लोगों को एक स्टूडेंट की पर्सनैलिटी में देखने को मिलते हैं, और सम टाइम इतना हरास वो हो जाता है कि वो क्या करता है, सुसाइड ही कमिट कर लेता है। तो ये भी हम लोगों को इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है स्टूडेंट्स। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो स्टूडेंट्स यहां से मान लीजिए 5 स्टूडेंट्स हैं, उन 5 में से 3 की रैंकिंग हो गई, 2 बच गए, तो इन 2 के माइंड में भी कहीं ना कहीं वो डर जो है, वो फियर जो है, वो टेंशन जो है, वो हमेशा बनी रहेगी कि किसी भी फॉर्म की, किसी भी तरह से उनको ही और सी माइट बी द नेक्स्ट विक्टिम, वो नेक्स्ट विक्टिम बन सकते हैं इस रैगिंग के। तो वो भी इन चीजों का, ये सारे जो इम्पैक्ट जो है उनकी पर्सनैलिटीज के ऊपर जो है हम लोगों को देखने को मिलते हैं। और इसकी वजह से, रैगिंग की वजह से अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जो कॉलेज का एक फ्री और लिबरल एटमॉस्फेयर होता है स्टूडेंट्स लर्निंग का, वो भी कहीं ना कहीं वैनिश इससे होता है। तो रिसेंटली हम लोगों को ये केसेस देखने को मिले, ये एक बहुत, ये सच में ही एक डिबेटेबल इशू है। तो इसके ऊपर जितनी चर्चा होनी चाहिए उतनी होनी चाहिए, खुल के चर्चा होनी चाहिए, बिकॉज एंटी रैगिंग, रैगिंग जो है ये किसी भी फॉर्म की रैगिंग जो है वो बिल्कुल सही बात नहीं है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो गवर्नमेंट के पास यहाँ पे एंटी रैगिंग एक्ट है स्टूडेंट्स 2009 का। तो यानी कि सरकार ने क्या किया है कि एंश्योर करने के लिए कि एक हेल्दी एटमॉस्फेयर जो है वो यहाँ पे क्रिएट किया जाए स्टडी में। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, एंश्योर करने के लिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने 19 मार्च को 2009 को हम लोगों ने, स्टेट गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूं, हिमाचल प्रदेश ने, ये गवर्नमेंट ने एंटी रैगिंग एक्ट जो था ये पास किया था। हालांकि ये एक 2009 में एक बहुत दुखद सी घटना हुई थी। नाम था उस स्टूडेंट का नाम अगर बात करें तो उसका नाम था अमन काचरू। अमन काचरू जो थे ये एक मेडिकल स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स एक मेडिकल स्टूडेंट थे, ये आपके मेडिकल कॉलेज टांडा के। और इन्होंने यहाँ पे रैगिंग के चलते जो था, इन्होंने यहाँ पे सुसाइड कर लिया, इनकी मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद ही जो है थोड़ी सी अवेयरनेस जागी सरकार को कि नहीं, ये एक कितनी गलत बात है, कितनी रॉन्ग एक्टिविटी है ये किसी एक स्टूडेंट के साथ जो अभी अभी न्यू कमर है, जो अभी अभी एंटर हुआ है इस ग्रेजुएशन के इस एरिना में, इस एनवायरनमेंट में। तो उसकी मेंटल स्टेट के ऊपर कितना इंपैक्ट जो है वो पड़ेगा। तो उसकी डेथ के बाद ही सरकार ने यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था और फिर एंटी रैगिंग एक्ट बना था। तो 19 मार्च 2009 को स्टेट गवर्नमेंट ने जो था ये एक्ट यहाँ पे बनाया था। इसके प्रावधानों की बात की जाए तो रैगिंग एक्ट की अगर बात की जाए, एंटी रैगिंग एक्ट के दौरान जो है यहाँ पे क्या कुछ किया जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, यस, जो कॉलेज की अथॉरिटी है उनके पास अथॉरिटी होती है दैट वो रस्टिगेट कर सकते हैं किसी स्टूडेंट को इंस्टीट्यूशन से बाहर निकाला जा सकता है। और उसके साथ साथ उनको यू कैन से अथॉरिटी के पास ये पावर होती है, कॉलेज अथॉरिटी के पास ये पावर होती है कि अगले 3 सालों तक वो उसको लेटर लिख के दे सकती है कि किसी भी कॉलेज में उसकी एडमिशन नहीं हो सकती। यस, इसके साथ साथ यहाँ पे 50,000 का फाइन, और फाइन के साथ साथ 3 सालों की जेल का प्रावधान भी रखा गया है। और स्टूडेंट्स जो केसेस हम लोगों को हिमाचल में देखने को मिले हैं उनमें से 2 केसेस के ऊपर 20-20 हजार और 2 केसेस के ऊपर 50-50 हजार रुपए का फाइन और 3 महीने तक जो है उनको रस्टिगेट यहाँ पे किया गया है। लेकिन क्या इन चीजों से इंपैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये आपकी प्रतिक्रिया जो है, मुझे कमेंट में इस चीज का इंतजार रहेगा। तो यस प्लीज आप लोग जो हैं सभी के सभी जितने भी ये वीडियोस देखेंगे अपनी अपनी प्रतिक्रिया, अपने अपने कमेंट्स जो हैं वो इसमें जरूर बताइएगा। आइए बढ़ते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि यस विद इन 24 आवर अगर कुछ इंसिडेंट होता है तो 24 घंटे के भीतर भीतर जो है अथॉरिटी को, जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है उसको इंक्वायरी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो उसके खिलाफ भी कंप्लेंट हो सकती है। ठीक है जी, उसके खिलाफ भी जो है यहाँ पे कंप्लेंट जो है वो की जा सकती है। तो अगर वे फॉरवर्ड की बात करें तो मैं ही आप लोगों को अगर बताऊं तो यस इफेक्टिवली क्या करना पड़ेगा टू कर्बिंग द रैगिंग। तो इसके लिए हम लोगों को इंपॉर्टेंस देखनी पड़ेगी रिस्पेक्ट की, एम्पैथी की इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स। उसके साथ साथ सेमिनार कीजिए, उसके साथ साथ काउंसलिंग सेशंस होने चाहिए, वर्कशॉप्स होनी चाहिए, उनकी मोरल वैल्यूज को थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे बढ़ाना चाहिए। और उसके साथ साथ जो है स्ट्रिक्ट और इम्पार्शियल लॉ जो है ये होने चाहिए। ठीक है जी, और फिर अपनी प्रतिक्रिया जो है वो जरूर बताइएगा। आइए चलते हैं आज की इस
सेशन के इस लास्ट बट द लीस्ट और बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज आपके एग्जाम के लिए होने वाली है। आप देखेंगे मेंस में या फिर पीटी के अंदर जो है आपसे जरूर ये पूछा जाएगा, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा दैट कितनी तबाही जो है इस मॉनसून के दौरान हम लोगों को देखने को मिली। तो उसके बाद जो है न्यूज में आया हमारे पास एक लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैपिंग जो है, ये अभी न्यूज में था। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है एक लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैपिंग फॉर वेरियस स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री, यानी कि द ट्रिब्यून का ये न्यूज था स्टूडेंट्स, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको कवर किया था। आइए जानते हैं इस न्यूज की हाइलाइट्स। इस हाइलाइट्स में, इस न्यूज में बोला गया दैट अरुणाचल प्रदेश इज द हाईएस्ट ससेप्टेबिलिटी टू द लैंडस्लाइड्स, यानी कि यहाँ पे आई थिंक 18 या 19 राज्यों को जो था, यूटीज को जो था मिलके यहाँ पे इंक्लूड किया गया था, जिसमें बोला गया कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा ससेप्टेबिलिटी है इस लैंडस्लाइड्स की। और उसके साथ साथ बोला गया कि 25% अराउंड ऑफ द टोटल लैंडस्लाइड्स दे आर रिकॉर्डेड इन द कंट्री दे गेट रीएक्टिवेटेड, वो रीएक्टिवेटेड जो है वो हो गए हैं। लेकिन हमारे लिए जरूरी है हिमाचल प्रदेश को जानना, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट जैसे ही आपसे पूछा जाएगा दैट व्हाट आर द काउजेस एंड सॉल्यूशन ऑफ द डिजास्टर, दिस नेचुरल या फिर यू कैन से जो भी डिजास्टर यहाँ पे हुआ उसके पीछे क्या कारण है, उसके क्या सॉल्यूशंस हैं, तो यस ये लैंड ससेप्टेबिलिटी मैपिंग जो है ये आपके आंसर्स में होना ही चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अगर लैंडस्लाइड्स की ससेप्टेबिलिटी को देखा जाए तो पूरी कंट्री में हमारा दूसरा रैंक आता है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के बाद हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा ससेप्टेबिलिटी जो है हम लोगों को देखने को मिलेगी लैंडस्लाइड्स की इस पूरी कंट्री में। हिमाचल प्रदेश में 42,093 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है ये लैंडस्लाइड्स के अंतर्गत जो है हम लोगों को देखने को मिलता है। और टोटल अभी तक जो हमारे 87,320 लैंडस्लाइड्स जो हैं रिकॉर्डेड हुए हैं पूरे भारत में, उनमें से 17,102 जो हैं वो डायरेक्टली हम लोगों को हिमाचल प्रदेश से जो है वो देखने को मिले हैं। स्टूडेंट्स अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं, अगर थोड़ा सा और डिस्ट्रिक्ट की प्रोफाइल्स की बात की जाए या डिस्ट्रिक्ट के अंदर की बात की जाए, तो आप लोगों को ध्यान देना है दैट हिमाचल प्रदेश में चंबा हो गया, चंबा सबसे टॉप के ऊपर है, और उसके साथ साथ फिर दूसरे पे किन्नौर आता है, किन्नौर के बाद आप लोगों को कुल्लू देखने को मिलेगा, कुल्लू के बाद लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति के बाद अगर आप देखेंगे तो कांगड़ा, कांगड़ा के बाद सिरमौर और सिरमौर के बाद शिमला। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दे आर हाईली ससेप्टिबिलिटी है जिनकी लैंडस्लाइड्स के लिए, दे आर द मोस्ट वनरेबल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसमें से चंबा सबसे टॉप पे आता है, चंबा में बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड्स के केसेस हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। इसका जो 42.86% के आसपास का जो एरिया है वो सारा का सारा लैंडस्लाइड्स प्रोन एरिया है। किन्नौर की बात करें, कुल्लू की बात करें, इन सभी में जो है दे आर द वनरेबल डिस्ट्रिक्ट्स। फिर इस लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैप्स की बात करें तो इसके साथ साथ इन्होंने कुछ एक सजेशन जो हैं वो भी हम लोगों को दी हैं, और सजेशन में इन्होंने बताया है दैट यस सॉइल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इन्होंने बोला दैट किसी भी तरह की जो कंस्ट्रक्शंस होगी उससे पहले जो है यहाँ पे सॉइल की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये मस्ट है दैट इनकी जो ये मस्ट है दैट यहाँ पे सॉइल इन्वेस्टिगेशन जो है इसका होना चाहिए। और इन्होंने बोला कि किसी भी तरह की जो कंस्ट्रक्शंस आपकी 45 डिग्री से ज्यादा अगर हो रही है तो उसको क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को डिस्करेज करना पड़ेगा, उसको अवॉइड करना पड़ेगा। वी मस्ट अवॉइड सच कंस्ट्रक्शंस जो 45 डिग्री की स्लोप्स के ज्यादा जो है हम लोगों को देखने को मिलती हैं। और इन्होंने बोला दैट जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हैं वहां पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, या तो डेवलपमेंट को डिस्करेज कर दीजिए, अगर डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो उसको रेगुलेटेड वे में जो है हम लोगों को यहां पे करना है। तो ये इन्होंने कहा है उन दोज एरियाज जो लैंडस्लाइड्स प्रोन एरिया जो है हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, तो ये तीनों चीजें जो है आपने थोड़ा सा माइंड में रखनी है, आपसे पूछा जा सकता है क्या सजेशंस आपके रहेंगे, और भी बहुत सारी सजेशन जो है आपको मिलेंगे। प्रीवियस करंट में हम लोगों ने इन सारी चीजों को डिस्कस किया था। ये चलते हैं, उसके बाद देखिएगा आज के इस लेक्चर की लास्ट न्यूज की बात करते हैं। न्यूज में था आपका शिमला परमाणु रोपवे। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है आपके हिमाचल प्रदेश में। तो अगर आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश सरकार जो है ये डिसाइड कर रही है, सोच रही है कि हम लोगों ने क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा सा फास्टर मोड इंट्रोड्यूस करना है, और शिमला से लेके परमाणु तक जो है एक कंपोजिट, याद रखिएगा ये कंपोजिट की मैं बात कर रहा हूं, एक कंपोजिट रोप वे सिस्टम जो है इन्होंने यहाँ पे डेवलप करना है, ये इन्होंने बोला है।
कंपोजिट का मतलब ये है इसमें पैसेंजर के साथ साथ फ्रेट यानी कि जो सामान है उसको भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है वो आपका ट्रेवल करवाया जाएगा, यानी कि मूव कर दिया जाएगा। इसमें जो है सरकार ने अभी स्टेट गवर्नमेंट जो है दे आर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ सेटिंग अप अ कंपोजिट रोपवे सिस्टम फ्रॉम शिमला टू परमाणु टू प्रोवाइड द फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये आपने याद रखना है। हालांकि टूरिज्म जो है, इससे टूरिज्म को भी एक बूस्टअप जो है हम लोगों को देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, दैट क्या ये प्रोजेक्ट है। तो बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो यस ये बनाया जा रहा है कि टाइम बाउंड जो है, टाइम जो है उसको रिड्यूस किया जा सके। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप रिसेंटली अगर बसेस में जाएं तो लगभग 2 घंटे आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप कालका शिमला रेलवे में जाते हैं तो 7 घंटे लग जाते हैं आप लोगों को शिमला पहुंचने में। तो ये जो रोपवे है ये माना जा रहा है कि इसके द्वारा जो है द प्रोजेक्ट इज लाइकली टू रिड्यूस द ट्रैवल टाइम को जो है इससे कम किया जा सकता है। अगर इस प्रोजेक्ट की बात की जाए तो ये प्रोजेक्ट जो है स्टूडेंट्स ये आपको रोपवे रैपिड टेक्नोलॉजी जो रोपवे रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट जो है इनके अंतर्गत जो है हम लोगों को देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ जो है टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग जो है इसके साथ मिलके जो है ये प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 11 स्टेशन होंगे, कुल मात्र 11 स्टेशन जो हैं हम लोगों को देखने को मिलेंगे। और उसके साथ साथ बोला जा रहा है कि एक घंटे में यहाँ पे एक तरफ 6 से लेके 8,000 पैसेंजर्स को जो है यहाँ पे एक साथ यहाँ पे ले जाया जा सकता है। हर घंटे में 6 से 8,000 यू कैन से पैसेंजर जो है इनको यहाँ पे हैंडल कर लिया जाएगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। आइए जानते हैं इसके क्या कुछ बेनिफिट हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यस, पहली तो बात आपको पता ही है दैट ये जो रोपवे होगा ये क्या होगा, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगा। तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को जो है इससे बूस्टअप मिलेगा, एक एनवायरमेंट को इसको प्रोटेक्शन में बूस्टअप मिलेगा। क्योंकि क्या होगा, नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल जो है वो डिक्रीज होंगे। नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल अगर डिक्रीज होंगे तो एनवायरमेंट जो है इसको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो शिमला और सोलन जैसे टाउन्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक पॉपुलेशन का क्लस्टर सा हम लोगों को देखने को मिलता है। बहुत सारी ट्रैफिक जो है हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है जी, बहुत सारा यू कैन से बहुत सारी पॉपुलेशन जो है हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो उस पॉपुलेशन की वजह से आप देखेंगे दैट यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन जो है हम लोगों को देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक जाम है और भी जो बहुत सारी चीजें हैं वो भी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है जी, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। बेनिफिट इसका ये हो जाएगा कि इससे इस तरह की जो एक्टिविटीज को है उनको यहाँ पे थोड़ा सा कम किया जा सकता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यस, इसके लिए एक कम स्पेस भी चाहिए भी। ठीक है जी, लेस स्पेस जो है ये ऑक्युपाई करेगा। अगर रोड कंस्ट्रक्शंस की बात करें तो यहाँ पे लेस जो आपको स्पेस जो है वो भी देखने को मिलेगा। तो कम स्पेस में जो है यहाँ पे आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलेगी। तो यस, लेस स्पेस जो है ये यहाँ पे यू कैन से इट विल रिक्वायर अ लेस स्पेस। और उसके साथ साथ जो लैंड एक्विजिशन का एक फैक्टर हम लोगों को देखने को मिलेगा वो भी यहाँ पे कम होगा। उसके बाद देखेंगे स्टूडेंट्स तो यस, अब आपको पता ही है जैसे रोपवे गुजरेगा तो बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज होंगे। उन रूरल एरियाज में भी क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो बढ़ेगी और उससे भी क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है उन रिमोट एरियाज में भी जो है हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो है शिमला और सोलन के बीच जितने भी रिमोट एरियाज हैं वहां पे हम लोगों को देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ अगर इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यस, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे पास इंडस्ट्रीज एरियाज हैं, सोगी हो गया, सोलन हो गया, परमाणु हो गया, इन सभी जितने भी इंडस्ट्रियल हमारे ये इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, इन इंडस्ट्रियल एरियाज को भी यहाँ पे क्या मिलेगा, हम लोगों को एक बूस्टअप जो है वो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो ये थी स्टूडेंट्स आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज जिनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा की। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर यहाँ पे पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो आप जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, सो दैट हम लोगों को भी एक यू कैन से बूस्टअप थोड़ा सा मिलता है, एक पावर थोड़ी सी मिलती है, ताकि हम लोग ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लेके आए। तो यस, दिस न्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। एचएस की अगर हम बात करें तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आपके लिए ये रहने वाली है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक्स अगेन।